आइए सुनते हैं पुष्पा सक्सेना जी द्वारा रचित कहानी देवयानी का शेष भाग। कोशिश नहीं, वादा करना होगा, वरना प्रोग्राम छोड़कर आपको लेने घर पहुंच जाऊंगा। मुझ पर रहम कीजिएगा मोहतरमा। मुझ पर ये खास मेहरबानी क्यों रोहित जी? क्या आप सबको ऐसे ही निमंत्रित कर रहे हैं? ओ नो, सच बात यह है कि आप दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। आपकी असाधारण प्रतिभा से प्रभावित हूँ मैं। एंड दैट्स ऑल। बाय। देवयानी के जवाब का इंतजार किए बिना रोहित चला गया। देवयानी गुलाब के फूल को देखती सोच में पड़ गई। रोहित ने उसमें ऐसा क्या देखा जो दूसरी लड़कियों में नहीं था? घर पहुंची देवयानी को कल्याणी ने अपनी गांव यात्रा की कहानी उत्साह से सुनाई। माँ के चेहरे की खुशी देखकर देवयानी का मन माँ के प्रति सम्मान और करुणा से भर आया। अगर पापा होते तो माँ को उनका साथ और साहस मिलता। माँ की सफलता पापा को कितना खुश करती। देवयानी ने हाथ में पकड़ा गुलाब माँ को देते हुए कहा, श्रीमती कल्याणी जी की पहली सफलता के लिए ये गुलाब भेंट करती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा गुलाब है। कहाँ से लाई? मेरे सीनियर्स कल हम फ्रेशर्स को पार्टी दे रहे हैं। निमंत्रण के साथ मित्रता का प्रतीक ये गुलाब दिया गया है। न जाने क्यों देवयानी रोहित का नाम नहीं ले सकी। वाह, ये तो बड़ी अच्छी परंपरा है। पहले रैगिंग में परेशान करो, फिर पार्टी और फूल देकर दोस्ती करो। कल्याणी खुले दिल से हंस दी। हाँ माँ, कहते हैं रैगिंग से परिचय गहरा होता है। वैसे सीनियर्स रैगिंग में भले ही कितना भी परेशान करें, बाद में जूनियर्स की मदद बहुत करते हैं। ठीक कहती है। तू खाना खाकर सो जा, मैं काम करूँगी। अब रात में कौन सा काम करना है माँ? अरे आज गांव में जो सर्वे किया है ना, उसके आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करूँगी, तभी तो फंड मिल सकेगा। बस यही चाहती हूँ कि मेरी प्रोजेक्ट स्वीकार कर ली जाए। कल्याणी की बातों में उत्साह और खुशी दोनों थी। तुम्हारी योजना ज़रूर स्वीकार की जाएगी माँ। जो काम सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया जाता है उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। भगवान तेरी बात सच करें। देर रात तक कल्याणी अपनी योजना तैयार करती रही। पेन रखने के बाद उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। देवयानी को चादर उड़ाकर जब वो पलंग पर लेटी तो पुरानी यादें साकार होने लगी। 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही कल्याणी कभी कभी मेज़ पर सिर टिकाकर सो जाती थी। सोती कल्याणी को प्यार से उठा अमर चारपाई पर ले जाता था। दूसरे दिन सुबह परिहास में कहता, तुम्हें अपना वजन घटाना चाहिए कल्याणी, वरना ये बंदा तुम्हें उठाते उठाते बेमौत मर जाएगा। अच्छा, तुम्हें हम भारी लगते हैं? याद रखो, बाबूजी के अंतिम समय में तुमने हमारा भार उठाने का वादा किया था। अचानक कल्याणी की आंखें भीग गईं। मास्टर पिता के लिए कल्याणी ही सब कुछ थी। लू लग जाने से व्याकुल पिता को कल्याणी की ही चिंता थी। उस वक्त उनकी व्याकुलता देखकर अमर ने वचन किया था वह कल्याणी से विवाह करेगा। बस इतनी बात सुनने के लिए ही मानो वह जीवित थे। मास्टर जी को चिंता मुक्त कर अमर ने अपना वचन निभाया था। घर परिवार से निष्कासन का दुख उसे अंदर जरूर सालता होगा, पर उसके मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकला। देवयानी के जन्म के समय उसने माँ के पास बेटी के जन्म की सूचना भेजी थी। कोई जवाब न पाकर उसके चेहरे पर अवसाद की छाया बस कुछ देर के लिए झलकी भरती। देवयानी को गोद में उठाकर प्यार से कहा था, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। हमारे बुढ़ापे में हमारी देवयानी ही हमारी देखरेख करेगी कल्याणी। आज देवयानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, पर अमर कहाँ है? काश अमर उनके साथ होता। करवट बदलती देवयानी का हाथ माँ के नम चेहरे पर चला गया। ये क्या माँ, तुम रो रही हो? पापा की याद आ रही है? नन्ही बच्ची सी माँ को प्यार से दुलारती देवयानी कुछ देर को कल्याणी की माँ ही बन गई। सुबह कल्याणी के उत्फुल्ल चेहरे को देखकर देवयानी खुश हो गई। क्लांति का कहीं चिन्ह भी न था। दैट्स लाइक माई ब्रेव मदर। आज कितने दिनों बाद तुम खुश हो माँ। वो तो ठीक है देवयानी, पर कभी सोचती हूँ क्या उनके परिवार वालों से अलग रहने की वजह से तेरे पापा की आत्मा को दुख तो नहीं होता होगा? मम्मी,
तुम किस दुनिया की बात सोचती हो? मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कौन जानता है? आज जो है बस वही सच है, उसी में जीना चाहिए। वाह, मेरी देवयानी तो फिलॉसफी झाड़ने लगी है। अरे याद आया माँ, आज की पार्टी में जाऊं? तू अकेली कैसे लौटेगी देवयानी? लड़कियों को पहुंचाने का इंतज़ाम है माँ, तुम परेशान मत होना। ठीक है, कौन सा सूट पहन कर जाएगी? चाहे तो मेरी आसमानी तारों वाली साड़ी पहन जा। ओ माँ, मैं कॉलेज की पार्टी में जा रही हूँ, किसी की शादी में थोड़ी जा रही हूँ। कोई सा भी सूट पहन लूँगी। देवयानी मुस्कुरा उठी। हो सकता है मुझे लौटने में देर हो जाए, तू घर बंद करके चाबी लेती जाना। ओके माँ, मैं जानती हूँ मेरी माँ कामकाजी महिला है, अब उसके पास अपनी बेटी के लिए वक्त नहीं है। देवयानी ने चिढ़ाया। तू ऐसा सोचती है देवयानी? अगर ऐसी बात है तो मैं गांव का प्रोजेक्ट जमा नहीं करूँगी। अरे रे रे, तुम तो सच मान गई। सच्चाई तो ये है कि तुम्हें काम करते देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। माँ, क्या महिमा मौसी भी तुम्हारे साथ गांव जाएंगी? हाँ, महिमा से मुझे जो प्यार मिला है वो शायद अपनी सगी बहन से भी नहीं मिल पाता। सच, मौसी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमारी ज़िंदगी बदल दी, वरना। देवयानी का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि महिमा आ गई। किसने किसकी ज़िंदगी बदल दी देवयानी? महिमा ने सहास्य पूछा। तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अगर तुम हमारी ज़िंदगी में न आती तो हम उसी काल कोठरी में रह जाते, कल्याणी ने कहा। अच्छा, अब महिमा पुराण रहने दो। तुम्हारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है कल्याणी? हाँ, रात भर लिखती रही। एक बार तुम भी देख लो, कोई कमी ना रह गई हो। दोनों को बातें करती छोड़कर देवयानी कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई। ऑफिस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने के बाद सुनीता और कुसुम के साथ महिमा और कल्याणी गांव पहुंची। सुनीता और कुसुम भी समाज कल्याण विभाग में सहायक पद पर काम करती थीं। कल्याणी की बातें उन्हें अच्छी लगती, इसीलिए उन दोनों ने कल्याणी की योजना में साथ देने का निर्णय लिया था। आज गांव की औरतें नदारद दिखीं। पारो और बंतो ने आकर बताया कि गांव के मर्दों ने अपनी औरतों को कल्याणी दीदी की बातें न सुनने की सख्त हिदायत दे रखी है। जो औरत उनकी बातों में आएगी उसे घर में जगह नहीं मिलेगी। अरे वाह, ये तो सरासर दादागिरी है। हमें कुछ करना होगा कल्याणी। महिमा तैश में आ गई। चलो हम ग्राम प्रधान जी से बात करेंगे। उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो भी तो मर्द हैं दीदी। पारो ने शंका जताई। मर्द होने के साथ वो गांव के प्रधान भी तो हैं। मुखिया परिवार की देखरेख करता है। गांव की औरतें उनके परिवार की बहू बेटियां हैं, उनकी भलाई देखना भी तो उन्हीं का काम है, गंभीर कल्याणी ने कहा। ये बात तो ठीक कही दीदी। ठहरिए, हम चंदन और उसके कुछ नौजवान साथियों को बुला लाते हैं, वो लोग भी आपका साथ देंगे। पारो चंदन को बुलाने दौड़ गई। चंदन के साथ 5-7 जोश से भरे नौजवान ग्राम प्रधान के पास पहुंचे। पहले तो ग्राम प्रधान उनसे बात करने को ही तैयार नहीं थे, पर जब कल्याणी ने अपनी योजना विस्तार में समझाई तो बात उनकी समझ में आ गई। उन्हें बताया गया कि अगर उनके गांव की औरतें साक्षर और आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो उसका श्रेय गांव के प्रधान को दिया जाएगा। हो सकता है उनका गांव सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में पुरस्कृत किया जाए। सबसे बड़ी बात, औरतों की आय से परिवार का जीवन स्तर भी ऊपर उठ सकेगा। जो भी खर्चा होगा उसे कल्याणी के ऑफिस की सरकारी योजनाओं से दिया जाएगा। ग्राम प्रधान ने गांव के पुरुषों को समझाने का दायित्व लेकर कल्याणी के साथियों को विदा किया। देवयानी कॉलेज से जल्दी लौट आई। शाम के फंक्शन की वजह से क्लासेस 1 बजे ख़त्म कर दी गई थी। अपने गिने चुने कपड़ों में से शाम के लिए कपड़े चुनने में देवयानी को ज़्यादा देर नहीं लगी। माँ ने अपनी प्याजी साड़ी का सलवार सूट देवयानी के लिए सिलवा दिया था। साड़ी के जरीदार किनारे ने सूट की शोभा बढ़ा दी थी। एक मेले से प्याजी मोती की माला और बूंदे देवयानी ने शौक से खरीद लिए थे। सूट के साथ गले और कानों में मोती पहनकर जब देवयानी ने आईने में अपने को निहारा तो चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। नियत समय पर देवयानी के लिए रोहित प्रतीक्षा में खड़ा था। देवयानी को देखते ही उसके होंठ गोल हो गए। वाओ, यू लुक चार्मिंग। मुझे डर था कि कहीं आप ना आए। दोस्ती तो निभानी ही पड़ती है। आपने इतना प्यारा गुलाब जो दिया था,
देवयानी हल्के से मुस्कुरा दी। थैंक्स गॉड, यानी मेरी दोस्ती कबूल हो गई। आइए हॉल में चलें। रंगीन झिलमिलाती झालरों के बीच रजनीगंधा की लड़ियों से हॉल सजाया गया था। हल्का संगीत माहौल रंगीन बना रहा था। लड़कियां और लड़के मिलजुल कर बातें कर रहे थे। रोहित के साथ देवयानी को आते देखकर एक सीनियर ने रिमार्क कसा, लो दोस्तों, प्रिंस चार्मिंग अपनी सिंड्रेला के साथ आ रहे हैं। सबकी हंसी पर देवयानी अपने में सिमट आई। देवयानी के उस संकोच पर रोहित हंस पड़ा। कम ऑन देवयानी, ऐसी बातों की तो आदत डालनी होगी। वैसे तुम्हारे मुकाबले सिंड्रेला की क्या औकात। हाँ, तुम्हें परियों की राजकुमारी कहा जाना चाहिए, मंद स्मित के साथ रोहित ने कहा। छी, अब आप भी बनाने लगे। शर्म से देवयानी के गोरे गाल लाल हो गए। अरे, आपको तो भगवान ने गढ़कर भेजा है। इंसान की क्या मजाल जो आपको बना सके। कुछ देर पहले आपने मुझे तुम कहा था। प्लीज़ हमें तुम कहकर ही बात करें। आपसे छोटी हूँ। मंजूर, पर तुम्हें भी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? बड़ी मासूमियत से देवयानी ने पूछा। तुम भी मुझे रोहित जी नहीं, सिर्फ रोहित कहोगी। और हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए आप नहीं, बस तुम हूँ। दोस्ती में ये जी और आप जैसे शब्द बड़े फॉर्मल से लगते हैं देवयानी, लेकिन आप तो हमसे उम्र और क्लास दोनों में बड़े हैं। अमेरिका में तो माँ बाप और टीचर को भी नाम से पुकारा जाता है। ये अमेरिका तो नहीं है। देखो, या तो मेरी शर्त मंजूर करो या फिर दोस्ती तोड़ दो। रोहित की उत्सुक दृष्टि देवयानी पर गड़ गई। ये तो ठीक शर्त नहीं है रोहित जी। अगर मैं गलत हूँ तो इतना जान लो कि इस कॉलेज में फॉर्मेलिटी नहीं, अपनापन मिलेगा। तुम अपनी माँ को अगर आप कहकर संबोधित करती हो तो उनसे निकटता महसूस नहीं करती। रोहित ने अपना फैसला सुना दिया। निरुत्तर देवयानी का हाथ पकड़कर रोहित ने कहा, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी स्वीकृति है। हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। चलो, अब प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। लड़कों ने लड़कियों को कुछ चिटें बांटी। उन पर नंबर लिखे थे। जिस नंबर को पुकारा जाएगा उस लड़की को स्टेज पर जाकर उससे जो फरमाइश की जाए उसे पूरा करना होगा। देवयानी के हाथ में नंबर 5 की चिट थी। अचानक नंबर 5 की पुकार पर देवयानी को स्टेज पर जाना पड़ा। लड़कों ने आवाज़ लगाई, एक प्यार से सराबोर गज़ल गाइए मोहतरमा। देवयानी की हिचक पर रोहित आगे बढ़ाया। दोस्ती के नाम पर एक गज़ल सुना दो देवयानी। देवयानी ने जैसे ही माइक थामा, हॉल तालियों से गूंज उठा। देवयानी ने अपनी फेवरेट गज़ल शुरू की। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। सुरीले गले से निकली गज़ल में मानो उमराव जान साकार थी। गज़ल समाप्त होने पर कुछ पलों के लिए आत्मविस्मृत सन्नाटा छाया रहा। अचानक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट ने जैसे सबकी तंद्रा भंग कर दी। एक और, वंस मोर के शोर के बीच देवयानी मंच से नीचे उतर आई। सब देवयानी की ओर मुग्ध दृष्टि से ताक रहे थे। रोहित ने देवयानी को बधाई देते हुए कहा, तुम में और कितने गुण छिपे हैं देवयानी। जितना तुम्हें जान रहा हूँ उतना ही विस्मित हो रहा हूँ। उसी वक्त देवयानी को सर्वसम्मति से कॉलेज की लता मंगेशकर का खिताब मिल गया। कुछ ही देर में नृत्य के लिए संगीत शुरू हो गया। लड़कों ने लड़कियों को आमंत्रित कर डांस शुरू कर दिया। देवयानी हॉल के कोने में बैठी नृत्य करते जोड़ों को कौतुक से देख रही थी। एक एक करके कई साथियों ने देवयानी को नृत्य के लिए आमंत्रित किया, पर देवयानी प्रस्ताव शालीनता से अस्वीकार करती चली गई। क्षमा करें, मुझे नृत्य नहीं आता। आइए ना, हम सिखा देंगे, बशर्ते आप हमें संगीत सिखा दें, मुस्कुराते मोहनीश ने कहा। अरे, पाश्चात्य नृत्य में होता ही क्या है, बस इधर उधर पाँव रखते रहिए, अनुराग ने समझाया। मुझे दूसरों को नृत्य करते देखना अच्छा लगता है। प्लीज़ हमें एंजॉय करने दें। ओके, एज यू विश। अचानक पीछे से आए रोहित ने देवयानी को कंधे से पकड़कर जबरन खड़ा कर लिया। रोहित के साथ करीब करीब घिसटती सी देवयानी डांस फ्लोर पर पहुंच गई। हमें छोड़ दो रोहित, प्लीज़, हमें डांस नहीं आता। देवयानी रुआसी सी थी। ए बेबी, जिंदगी का एक एक पल एंजॉय करना सीखो। न जाने कब हमें ये खूबसूरत दुनिया छोड़कर चले जाना पड़े। नाउ लेट्स स्टार्ट लाइक दिस।
रोहित की बातों में न जाने क्या जादू सा था कि देवयानी के पांव उसके साथ उठते गए। साथियों ने तालियां बजाकर आवाजें कसी। हियर हियर, रोहित यार मान गए। अब तू मेडिसिन की पढ़ाई छोड़, डांस टीचर बन जा। रोहित के साथी जयंत ने सलाह दी। हंसी खुशी की वो शाम बड़ी जल्दी बीत गई। अचानक कलाई घड़ी पर नजर पड़ते ही देवयानी चौंक गई। रात के 11 बजे तक वो पहली बार घर से बाहर रही थी। माँ का चिंतित चेहरा याद हुआ आया। अब हमें जाना है, माँ परेशान होंगी। साथ बैठी रितु हंस पड़ी। अरे घर में तो रोज ही रहती हो, एक दिन यहाँ भी एंजॉय कर लो। नहीं रितु, हमारी परिस्थिति सबसे अलग है, माँ परेशान होंगी, हम जा रहे हैं। देवयानी को खड़ा होता देखकर रोहित पास आ गया। क्या बात है देवयानी, हमें घर जाना है रोहित। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? हमारे लिए 11 बजे रात का मतलब बहुत देर हो जाना है रोहित। ओह समझा, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। हॉल के बाहर आकर रोहित अपने मोटर बाइक के पास देवयानी को ले गया। मोटर बाइक में पहले कभी बैठी हो? डर तो नहीं लगेगा? रोहित के चेहरे पर कंसर्न था। नहीं, पर तुमने तो कहा था कि लड़कियों को घर तक छोड़ने का इंतज़ाम है। अरे इससे अच्छा इंतज़ाम क्या होगा देवयानी, मिनटों में घर पहुंच जाओगी। हमें मोटर बाइक पर बैठते डर लगता है, हम कभी नहीं बैठे हैं। अगर कोई रिक्शा मिल जाए तो हम चले जाएंगे। व्हाट रबिश, इतनी रात गए अकेले रिक्शे में जाना क्या सेफ होगा? वेल, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। कम ऑन, मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, तुम मेरे पीछे बैठ जाना। डर लगे तो मुझे कस कर पकड़ लेना, यकीन रखो गिराऊंगा नहीं। देवयानी की झिझक देखकर फिर कहा, क्या करूं, अभी मेरे पास कार तो है नहीं। चलो जल्दी करो वरना और देर हो जाएगी। विवश देवयानी को रोहित के पीछे बैठना पड़ा। मोटर बाइक के झटकों के डर से उसका हाथ रोहित के कंधे को जकड़े हुआ था। घर के सामने पहुंचकर रोहित ने मोटर बाइक रोककर देवयानी को उतार कर कहा, डरी तो नहीं? हाँ, माँ को बता देना तुम मेरे साथ आई हो। अगर डांट पड़े तो कोई बात नहीं, पर झूठ बोलना गलत होगा। थैंक्स रोहित, मुझे आज तक माँ से कभी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, न पड़ेगी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की बात खूब समझते हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी देवयानी। ओके बाय, गुड नाइट। किक मार कर रोहित उड़ गया। कल्याणी खिड़की से देख रही थी। अंदर पहुंचते ही देवयानी ने कहा, सॉरी माँ, प्रोग्राम इतना अच्छा था कि वक्त का पता ही नहीं लगा। किसके साथ आई थी देवयानी? वो हमारे सीनियर रोहित थे। देख देवयानी, आगे से किसी लड़के के साथ मोटर बाइक पर आने की ज़रूरत नहीं है, गंभीरता से कल्याणी ने कहा। ठीक है माँ। दूसरे दिन सुबह देवयानी ने अपनी पिछली रात के प्रोग्राम के बारे में बताते हुए उत्साह से माँ से कहा, जानती हो माँ, कल हमें क्या खिताब मिला? मैं तो वहाँ थी नहीं, कैसे जानूंगी देवयानी? माँ, कल हमें कॉलेज की लता मंगेशकर का खिताब मिला है। हमने उमराव जान की गज़ल सुनाई थी। हम तो नहीं गाना चाहते थे, पर सबने इतनी रिक्वेस्ट की कि गाना ही पड़ा। कोई बात नहीं, अपनी कला को छिपाना नहीं चाहिए। मुझे खुशी है तेरी गज़ल सबको पसंद आई। मुस्कुराकर कल्याणी ने देवयानी का उत्साह बढ़ाया। तुम बहुत अच्छी हो माँ, हम तो डर रहे थे कि कहीं तुम नाराज़ ना हो। हाँ, तुम्हारी गांव की औरतों वाले प्रोजेक्ट की क्या प्रगति है? देख देवयानी, जो बात छिपाने की ज़रूरत पड़े उसके लिए मैं नाराज़ हो सकती हूँ। तूने कुछ गलत नहीं किया। कल गांव के मुखिया से बात की है हमने। उम्मीद है अब औरतें हमारे कामों में सहयोग देंगी। ये तो अच्छी बात है माँ, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। तुमने अब जीने के लिए एक मकसद पा लिया है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद तो तुझे डॉक्टर बनाना था, वो पूरा हो रहा है। कल्याणी हल्के से मुस्कुरा दी। नहीं माँ, कोई भी इंसान किसी दूसरे के नाम पर अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारा मकसद अब उन शोषित स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाना है जिन्होंने खुशी का उजाला कभी जाना ही नहीं है। ऑफिस से प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाए तब जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। ऑफिस वालों का क्या रुख है? मेरे बॉस को योजना तो बहुत पसंद आई है, उन्होंने रिकमेंड करके फाइल ऊपर भेज दी है। वाह, तब तो बात बन गई समझो। मेरी चिंता छोड़, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। याद रख, तुझे अच्छे नंबरों से पास होना है। घबराओ नहीं माँ, तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारा नाम रोशन करूँगी। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है।
काश रोहन और रितु भी तेरी तरह मेहनत से पढ़ते तो आज वो भी किसी प्रोफेशनल लाइन में होते। रोहन तो अभी तक 12वीं भी पास नहीं कर पाया और रितु मैट्रिक पर ही अटकी है। ओ माँ, तुम आज भी उन लोगों के बारे में सोचती हो जिन्होंने हमें कभी अपना माना ही नहीं, हमेशा हमारा अपमान किया। आज भी रागिनी ताई की चेतावनी याद है जब उन्होंने कहा था कि रितु के स्कूल में किसी को ना बताना कि हम रितु के रिश्तेदार हैं। देवयानी का मुंह उदास हो आया। जाने दे, अगर उन्होंने गलती की तो हम भी उन जैसी गलती क्यों करें। आज तेरी सफलता से तेरे पापा जी जरूर खुश होंगे। अच्छा माँ, चलती हूँ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। कॉलेज पहुँचते ही रोहित से सामना हो गया। वो सीनियर डॉक्टर के साथ राउंड ख़त्म करके आया था। हेलो, कल रात को माँ ने डांटा तो नहीं? नहीं, पर कहा है कि आगे से हम किसी के साथ मोटर बाइक पर ना बैठें। उन्हें पता नहीं रोहित किसी ऐरे गहरे की श्रेणी में नहीं आता है। 1 साल बाद एक जिम्मेदार डॉक्टर बन जाऊंगा मैं। कॉलर ऊंचा कर रोहित ने गर्व से कहा। क्यों, डॉक्टर बन जाने से कुछ खास बन जाते हैं रोहित? हम तो चाहते हैं कि एक आम इंसान की तरह रहते हुए अपना काम करें। ओह गॉड, तुम सचमुच सबसे बहुत अलग हो देवयानी। बाय द वे, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? हल्के से मुस्कुराते रोहित ने पूछा। हम अपने पापा के गांव में काम करेंगे रोहित। उस गांव में पापा एक अस्पताल खोलना चाहते थे। देवयानी के चेहरे पर उदासी की छाया घेर आई। अच्छा, क्या तुम्हारे अस्पताल में मुझे भी काम मिल सकेगा? तुम्हारे पापा का शहर में इतना बड़ा नर्सिंग होम है, तुम्हें तो उनके काम में मदद देनी होगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या करूँगा। अच्छा, अब चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। कल्याणी के कार्यालय में उसकी योजना स्वीकृत हो गई। कल्याणी योजना का प्रथम चरण जल्दी शुरू करना चाहती थी। महिमा जी और देवयानी की सलाह थी कि पहले चरण में औरतों को साक्षर बनाने के साथ कुछ घरेलू बुनियादी कामों को शुरू किया जाए। गांव की औरतें चटाई मूढ़े बनाती हैं। कशीदाकारी का हुनर भी शरबती, जमीला जैसी कई स्त्रियों के पास है। इन कामों के साथ लिफाफे बनाना, टोकरी बुनना जैसे कामों को जोड़ा जा सकता है। माँ, हमारे पास एक कशीदाकारी वाला बेड कवर है। अगर गांव की स्त्रियां वैसे बेड कवर, तकिया, गिलाफ, मेजपोश बना सकें तो शहरों में ऐसे सामान की खूब मांग होगी। देवयानी का चेहरा चमक रहा था। हाँ कल्याणी, देवयानी ठीक कह रही है। अब शहरों में ही क्या, विदेशों में भी हाथ की बनी कलात्मक वस्तुओं की बहुत मांग है। मैं तो कहती हूँ साड़ियों और सलवार सूट का भी काम शुरू कराना चाहिए। हाँ माँ, एक सलवार सूट पर मेरे लिए भी बेल बूटे कड़वा देना। देवयानी उत्साहित थी। घबरा मत, तेरी शादी के लिए तेरी माँ साड़ी पर भी कशीदाकारी करवा देंगी। क्यों कल्याणी, ठीक कहा ना? महिमा जी ने परिहास किया। छी मौसी, अब तुम भी मजाक करने लगी। हमें नहीं करनी है शादी। देवयानी तुनक गई। अच्छा भाई, मत करना शादी। चल मौसी को एक कप बढ़िया चाय तो पिला। अभी लाई मौसी। कल्याणी और महिमा जी उद्घाटन समारोह की योजना बनाने लगी। दोनों समारोह को एक खास कार्यक्रम बनाना चाहती थी। 2 कप चाय के साथ देवयानी आ पहुंची और माँ और मौसी की बातें ध्यान से सुनने लगी। देवयानी को अचानक एक बात याद हो आई। माँ, मेरे दिमाग में एक और सुझाव है। इस काम की चाबी तुम्हारे पास है। मेरे पास कौन सी चाबी है देवयानी? कल्याणी सोच में पड़ गई। अपना बक्सा कभी खोला है माँ? देवयानी मुस्कुरा रही थी। मेरे बक्से में क्या खास है देवयानी? हमेशा ही खुला पड़ा रहता है। मैं उस बक्से की बात कर रही हूँ जिसमें तुम्हारे बनाए चित्र रखे हैं माँ। शायद तुम नहीं जानती कि आजकल मधुबनी पेंटिंग्स कितनी डिमांड में है। तुम औरतों को अपनी ये कला सिखाकर कई आधुनिक चीज़ें बनवा सकती हो। सच कल्याणी? तुम्हारी इस कला के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। 15 दिन पहले एक प्रदर्शनी में साड़ियों, टाई, स्कार्फों पर मधुबनी शैली के चित्र बने थे। ये चीज़ें हाथों हाथ बिक गईं। महिमा जी ताज्जुब में थी। अगर ये संभव है तो मैं गांव की औरतों को चित्र बनाने की कला ज़रूर सिखाऊंगी। घरेलू औरतें तीज त्योहारों पर दीवारों और आंगन या दरवाज़ों पर अल्पना बनाती ही हैं। उनके इस शौक को बस व्यावसायिक रंग देना होगा। कल्याणी के चेहरे पर आत्मविश्वास था। देवयानी के कॉलेज में इंटर कॉलेज नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जानी थी। एक दिन बातों बातों में देवयानी ने
अपने साथ की लड़की नीता से कह दिया था। उसे नृत्य की शिक्षा नहीं मिली है, पर उसकी नृत्य में बहुत रुचि है। अरे, अगर तूने क्लासिकल डांस सीखा होता ना, तो क्या स्टेज परफॉर्मेंस दे सकती थी देवयानी? पता नहीं, पर कभी कभी जी चाहता है कि मैं भी नृत्य कला में प्रवीण होती। अगर तुझे नृत्य कला का इतना ही शौक है, तब तो फिल्मी गानों पर ज़रूर नाचती होगी। नहीं, हमें लोक गीतों पर नृत्य करना अच्छा लगता है। बचपन में गांव में हम सब लड़कियां मिलकर त्योहारों पर खूब नाचते थे। बचपन की मीठी याद की खुशी से देवयानी का चेहरा जगमगा उठा। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर नृत्य प्रतियोगिता के लिए देवयानी का नाम लिखा देखकर रोहित चौंक गया। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि संगीत के साथ साथ तुम नृत्य कला में भी एक्सपर्ट हो। क्या? तुमसे ये किसने कहा? देवयानी ताज्जुब में आ गई। अरे, पूरा कॉलेज जान गया है। अपना नाम नोटिस बोर्ड पर नहीं देखा? नोटिस बोर्ड पर अपना नाम देखकर देवयानी चौंक गई। ऑर्गेनाइजर ने देवयानी का नाम हटाने से साफ इनकार कर दिया। उसका नाम दूसरे कॉलेजों तक भेजा जा चुका था। बात अब कॉलेज की प्रेस्टीज की थी। दूसरी कोई लड़की लोक नृत्य के लिए प्रस्तुत नहीं थी। आशा नाम की लड़की कथक नृत्य के लिए और सीता भरतनाट्यम नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। देवयानी समझ गई कि ये नीता की चाल है। नीता से जब पूछा तो उसने हाथ से जवाब दे डाला। देख देवयानी, तेरी बातों से मैं जान गई कि तुझमें एक नृत्यांगना छिपी हुई है। एक बात समझ ले, गांव की सौंधी माटी वाले गीतों पर तेरे पांव उसी तरह थिरक उठेंगे जैसे कभी बचपन में थिरकते थे। नहीं नीता, हमें अपनी हंसी नहीं उड़वानी है। गीत गाना दूसरी बात है, पर स्टेज पर नृत्य करना एकदम अलग बात है। हमसे नहीं होगा। होगा, ज़रूर होगा। बस एक बार ठान ले तो तू क्या नहीं कर सकती देवयानी। घर में नाच गा लेना चलता है, पर हजारों की भीड़ में स्टेज पर जाना संभव नहीं होगा। माँ सुनेगी तो नाराज होगी नीता। माँ को मनाने और तेरे रिहर्सल की जिम्मेदारी मेरी है देवयानी। दूसरे ही दिन नीता कल्याणी से मिलने जा पहुंची। कल्याणी को मनाने में देर जरूर लगी, पर नीता के तर्कों के आगे कल्याणी को हथियार डालने ही पड़े। नीता ने कॉलेज की कुछ लड़कियों को इकट्ठा कर लिया। देवयानी के गीतों को उन्हें स्वर देना था। कॉलेज की ऑर्केस्ट्रा टीम ने म्यूजिक देना स्वीकार कर लिया। एक बार फिर देवयानी का बचपन सजीव हो उठा। उत्साह के साथ वह लोक नृत्य की तैयारी में जुट गई। कल्याणी भी बेटी को उत्साहित करती। उसी व्यस्तता में कल्याणी जी की योजना का उद्घाटन दिवस आ पहुंचा। योजना का उद्घाटन करने स्वयं ऑफिस के डायरेक्टर आए थे। समारोह में महिमा जी, सुनीता, कुसुम के साथ साथ देवयानी भी उपस्थित थी। गांव की स्त्रियां कौतुक से तैयारी देख रही थीं। वे यह समझने में असमर्थ थीं कि उतना बड़ा आयोजन उनके लिए हो रहा था। चंदन और उसके नौजवान साथियों में खासा उत्साह था। पुरुष वर्ग के बीच जरूर कुछ फुसफुसाहट चल रही थी। पारो और बंतों के साथ गांव की लड़कियों ने नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। नृत्य के बीच पारो देवयानी को भी खींच कर ले गई। सचमुच लोक संगीत की लय पर देवयानी के पांव आसानी से थिरक उठे। नीता ठीक कहती थी, बचपन का नृत्य आज फिर साकार था। स्त्रियों के सामने ओ लिखकर कल्याणी ने समझाया कि उसकी योजना स्त्रियों के लिए ही नहीं, उनके परिवार की जिंदगी में उजाला लाएगी। घूंघट की ओट से कुछ स्त्रियां मुस्कुराईं और लड़कियों ने उतावली में ऊ लिखना शुरू कर दिया। कल्याणी की योजना ने स्त्रियों की आंखों में सपने जगा दिए। उनकी समझ में आ गया कि आत्मनिर्भर बनकर ही वे सुखी हो सकती हैं। शुरू शुरू में पढ़ने के नाम पर औरतों को संकोच होता, पर धीरे धीरे वे खुलने लगीं। उन्हें पढ़ाने के लिए जया और नमिता नाम की 2 हंसमुख लड़कियां आने लगी। जिस दिन पहली बार उन्होंने अपना नाम लिखा, उनकी खुशी देखते बनती थी। स्लेट पर सिर झुकाए पारो को लिखता देखकर बंतों ने छेड़ा, अरे ये क्या पारो, तुमने अपने नाम की जगह चंदन का नाम लिख दिया। चल झूठी कहीं की, हमने तो अपना ही नाम लिखा है दीदी, हमें बंतों से बात नहीं करनी है। पारो ने झूठा गुस्सा दिखाया। होए होए, मन मन भावे मुड़िया हिलावे, सच कह, तेरे मन में बस चंदन का ही नाम बसता है या नहीं? पारो हंस रही थी। हाँ हाँ बसता है, तेरा क्या जाता है, तू भी तो मनोहर पर मरती है।
औरतें हंस पड़ी। कल्याणी का ये केंद्र सिर्फ काम सीखने सिखाने का केंद्र नहीं था, बल्कि स्त्रियों के लिए वह मनोरंजन की भी जगह थी। हंसी ठिठोली करती स्त्रियों को काम करना सहज लगता। कपड़ों पर फूल काटते उनके सपने खिलते जाते। उनके बनाए कलात्मक सामान को देखकर लोग आश्चर्य करते। पारो और चंदन की शादी तय हो गई थी। पारो अपने लिए एक साड़ी पर कशीदाकारी कर रही थी। खुशी में समय बीतता जा रहा था। देवयानी के कॉलेज में नृत्य संध्या की तिथि आ पहुंची। कल्याणी ने देवयानी के लिए हल्के गुलाबी रंग का लहंगा चुन्नी तैयार किया था। लहंगे चोली और चुन्नी पर सुनहरी बूटे चमक रहे थे। मंच पर गांव का दृश्य बनाया गया था। कुएं के पास पनिहारिन बनी देवयानी अपूर्व लग रही थी। धड़कते दिल से गीत के बोलों पर देवयानी ने नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य की समाप्ति पर एक क्षण के सन्नाटे के बाद हॉल तालियों से गूंज उठा। सपने से जगाए गए से लोग विस्मय विमुग्ध थे। प्रतियोगिता के निर्णय की घड़ी आ गई। कथक नृत्य में कॉलेज की आशा को तीसरा स्थान मिला। सीता किसी भी पुरस्कार से वंचित रही। देवयानी के प्रथम पुरस्कार की घोषणा का दर्शकों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। नीता ने देवयानी को गले से लगा लिया। तूने आज कॉलेज का सम्मान बढ़ाया और मेरे विश्वास की रक्षा की है देवयानी। अब किसी भी चीज़ को असंभव मत समझना। थैंक्स नीता, तूने मुझे नई हिम्मत और ताकत दी है। तेरी बात हमेशा याद रखूंगी। पुरस्कार ग्रहण कर मंच से उतरती देवयानी को रोहित ने रोक लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब और कितने सरप्राइजेस दोगी देवयानी? जितना तुम्हें जानता हूँ मुग्ध होता जाता हूँ। शुक्रिया। वैसे हम इतनी तारीफ के लायक नहीं है रोहित। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम स्टेज पर डांस कर सकते हैं, शर्माती देवयानी ने कहा। आज की तुम्हारी इस सफलता के लिए मेरी ओर से ट्रीट तय रही। बोलो कहाँ चलना है? कहीं नहीं, माँ घर में इंतज़ार कर रही होंगी। ओह, मैं तो भूल ही गया। वो भी तो कंपटीशन के रिजल्ट का इंतज़ार कर रही होंगी। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, तुम्हारी मोटर बाइक से कहीं भी न जाने का माँ से वादा किया है। सॉरी रोहित। अजी आज हम देवयानी द ग्रेट के लिए बाइक नहीं कार लाए हैं। अब तो चलें। सकुचाती देवयानी रोहित के साथ आगे की सीट पर बैठ गई। घर पहुंची देवयानी के साथ रोहित भी उतर आया। देवयानी के विस्मय पर हंसते हुए रोहित ने कहा, आज तो माँ जी से मिलकर ही वापस जाऊंगा। इजाज़त है? अपने आप निर्णय ले लिया, फिर इजाज़त का सवाल ही कहाँ उठता है। दरवाज़ा खोलती कल्याणी देवयानी के साथ खड़े रोहित को देखकर ताज्जुब में पड़ गई। कल्याणी का संशय खुद अपना परिचय देकर रोहित ने दूर कर दिया। माँ जी रोहित, फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहा हूँ। देवयानी के गुणों का प्रशंसक हूँ। सोचा इतनी गुणवान लड़की की माँ से मिलना ज़रूरी है। अच्छा आओ। माँ, मुझे लोक नृत्य में फर्स्ट प्राइज़ मिली है, खुशी से उमगती देवयानी ने माँ को बताया। चल तेरी मेहनत सफल हुई। बस क्या इतना कहना ही काफ़ी है? मैं तो मिठाई खाए बिना टलने वाला नहीं हूँ माँ जी। ज़रूर, लेकिन आज तो बस घर का हलवा ही मिल सकेगा। पहले से पता होता तो मिठाई मंगवा कर रखती। कुछ संकोच से कल्याणी ने कहा। अरे वाह, मज़ा आ गया। घर के हलवे के सामने बाजार की मिठाई कौन पसंद करेगा? जब तक मम्मी थी हर मंगल को हलवा बनाती थी। रोहित उदास था। तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ रोहित? 2 दिन की बीमारी में माँ ये दुनिया छोड़ गई। पापा भी कुछ नहीं कर सके। हाँ बेटा, ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती। देवयानी के पापा की क्या जाने की उम्र थी? कल्याणी ने सांस खींच ली। होनी को कोई नहीं टाल सकता। पर देखिए, देवयानी की वजह से माँ के रूप में आप मिल गई। मैं आपको माँ कह सकता हूँ? क्यों नहीं रोहित, जब जी चाहे हलवा खाने आ जाना। कल्याणी हल्के से मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात। देवयानी, तुम बस बातें ही सुनती रहोगी या मेरा हलवा भी लाओगी? हंसी खुशी में वो शाम बीत गई। उस दिन के बाद से रोहित अक्सर देवयानी के साथ घर आ जाता। रोहित के आने से घर जैसे चहक उठता। कल्याणी की इजाज़त ले रोहित कभी कभी देवयानी को किसी रेस्तरां या पार्क जैसी जगहों में भी ले जाता। न जाने क्यों देवयानी को रोहित के साथ देखकर कल्याणी के मन में रोहित के लिए बहुत प्यार और ममता उमड़ आती। दिन, महीने, साल बीतते देर नहीं लगी। 2 वर्षों में कल्याणी का केंद्र एक खुशहाल केंद्र बन चुका था। गांव की औरतों का हुनर
उनके बनाए सामान में चमकता। गांव के प्रधान और ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी भी प्रसन्न थे। उनकी मदद से औरतों का बनाया सामान शहर के बिक्री केंद्रों में जाने लगा। पहली बार जब औरतों के हाथों में पैसे आए तो सब खुशी में जी भर कर नाची। जमीला चाची ने चेतावनी दे डाली, याद रखो, ये हमारी मेहनत की कमाई है। इससे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छा खाना खिलाएंगे। ये पैसा मर्दों की दारू के लिए नहीं देना है। हाँ चाची, इतना ही नहीं, हम शराबी पति के लिए दरवाजे भी नहीं खोलेंगे। शरबती ने जोरदार आवाज में घोषणा कर डाली। आज तुम सच्चे अर्थों में साक्षर बनी हो। बस इसी तरह तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। कल्याणी ने हौसला बढ़ाया। हाँ दीदी, हम आपके साथ आगे ही बढ़ते जाएंगे, बंतो ने खुशी से कहा। तुम सबके लिए एक और खुशखबरी है। अगले महीने तुम्हारे लिए हथकरघा आ रहा है। तुम्हें हथकरघे पर कपड़ा बुनना सिखाया जाएगा। जुग जुग जियो बेटी, तुमने तो हमारे सपने सच कर दिए। बूढ़ी काकी ने कल्याणी को सच्चे मन से आशीर्वाद दिया। देवयानी मेडिसिन के 3रे वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रही थी। माँ की विजय गाथा उसे विस्मित करती। माँ, तुम गांव की औरतों की प्रेरणा हो। उनका जीवन तुमने बदल दिया, पर अपने लिए क्या कर रही हो? क्या मतलब है तेरा? यही कि तुम समाज कल्याण में एमए क्यों नहीं कर लेती? सबके विकास के साथ तुम्हें अपना भी विकास करना चाहिए माँ, तभी पापा की आत्मा को संतोष मिलेगा, दृढ़ स्वर में देवयानी ने कहा। तू ठीक कहती है, मैं आज ही से पढ़ाई शुरू करूँगी। तेरी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी होगी और मैं भी एमए पूरा कर लूँगी। चलो, अब घर में 2-2 विद्यार्थी हो गए। प्यार से देवयानी ने माँ के गले में हाथ डाल दिए। दूसरे दिन देवयानी को अपनी प्रोन्नति का ऑर्डर मिला। उसे वरिष्ठ समाज कल्याण अधिकारी बनाया गया था। डायरेक्टर ने सबके सामने कल्याणी की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारे समाज को कल्याणी जैसी कर्मठ स्त्रियां चाहिए। कल्याणी ने तो गांव की स्त्रियों तक उजाला पहुंचाया है। मैं कल्याणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उस दिन रोहित देवयानी के साथ कल्याणी को भी जबरन रेस्टोरेंट ले गया। वर्षों बाद कल्याणी ने बाहर की जगमगाहट देखी थी। उसके संकोच पर रोहित हंस पड़ा। अपने को पहचानिए माँ, आज आप भले ही लोगों से अपरिचित हैं, पर जल्दी ही लोग आपको एक समाज सेविका के रूप में सम्मान देंगे। उस दिन आपको ट्रीट देनी होगी। रोहित की आवाज़ में विश्वास था। देवयानी और कल्याणी अपनी अपनी पढ़ाई में जुट गईं। कार्यालय, घर के दायित्वों के साथ कल्याणी गांव की औरतों के प्रति पूरी तरह सजग थी। हथकरघा केंद्र चालू हो गया था। पारो अपने चंदन के लिए एक दोशाला बुन रही थी। 5 दिन बाद पारो की शादी थी। उसके पहले उसे दोशाला पूरा कर लेना था। पारो और चंदन की शादी में खूब धूम धड़ाका रहा। बंतो और उसकी सहेलियों ने पूरी रात नाच गाकर खुशी मनाई। चंदन के जूते बंतो ने चुराकर अच्छी रकम वसूल की। कल्याणी और देवयानी के साथ रोहित भी शादी में शामिल होने आया था। बंतो ने देवयानी को छेड़ा, ए दीदी, तुम्हारे साथ तुम्हारा दूल्हा आया है क्या? एकदम राजकुमार सा लगे है। छी, जो मुंह में आया बक देती है। माँ से तेरी शिकायत करनी होगी बंतो। देवयानी का चेहरा लाल हो आया। रोहित हल्के से मुस्कुरा दिया। पारो की शादी की धूमधाम खत्म होने के बाद औरतें अपने काम में लग गईं। उनका केंद्र अब चेतना के नाम से जाना जाता था। कुछ पत्रकारों ने आकर जब चेतना केंद्र की प्रगति देखी तो अपने अखबारों में कल्याणी की भूरी भूरी प्रशंसा कर डाली। अखबारों की खबर जिले और राज्य तक पहुंची। सर्वसम्मति से उस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। पुरस्कार समारोह में कई पत्रकार, कलेक्टर महोदय के साथ कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कल्याणी को मंच के बीच में स्थान दिया गया था। ग्राम प्रधान ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसके गांव की औरतों के विकास का श्रेय कल्याणी को जाता है। आज गांव की सभी स्त्रियां साक्षर बन चुकी हैं। पत्रकारों ने जब कल्याणी से चेतना के भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा तो उसने सच्चाई से जवाब दिया। सरकार ने पंचायत में 33% स्थान स्त्रियों के लिए नियत किए हैं। मैं चाहती हूँ कि चेतना की स्त्रियां सच्चे अर्थों में पंच बनकर फैसले सुनाएं। वे किसी के दबाव में काम न करें। आपकी इच्छा पूरी होगी दीदी।
इस बार पारो और जमीला चाची पंचायत में जाएंगी, ये हमारा फैसला है। शरबती ने पूरे विश्वास से कहा। औरतों ने तालियां बजाकर शरबती की बात का अनुमोदन किया। मैं ये भी चाहती हूँ कि स्त्रियां अपना बैंक चलाएं। जिस दिन वे ऐसा कर सकेंगी, मैं समझूंगी कि मेरा कार्य सफल हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कल्याणी का अभिनंदन किया गया। दूसरे दिन समाचार पत्रों में कल्याणी के चित्र के साथ उसके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। समाचार पत्र पढ़ते कमलकांत का सीना गर्व से फूल उठा। पत्नी को बुलाकर कहा, जिस बहू का हमने तिरस्कार कर घर से निकाल दिया, आज उसकी वजह से हमारा खानदान गौरवान्वित है सरस्वती। पत्नी की कोई प्रतिक्रिया न देखकर उन्होंने फिर कहा, चलो हम चलकर अपनी बहू और पोती को घर ले आएं। अब तो देवयानी डॉक्टर बनने वाली होगी। हमारे परिवार का नाम और सम्मान हमारी पोती ने बढ़ाया है। क्या वे हमारे साथ आएंगी? हम अगर कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं आएंगी सरस्वती? आखिर देवयानी हमारा खून है, हमारे अमर की निशानी है। सास ससुर को अचानक अपने घर आया देख कल्याणी चौंक गई। उनके पांव छूकर आदर से बैठाया। कमलकांत ने बिना किसी भूमिका के कहा, हम तुम दोनों को लेने आए हैं बहू, अपने घर चलो। हम अपने घर में ही हैं पापा जी, आप किस घर में ले जाने की बात कर रहे हैं? शांत स्वर में कल्याणी ने कहा, ये तुम्हारा घर नहीं है बहू, किराए का घर अपना नहीं हो सकता। अमर का घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं पापा जी, इस घर ने हमें वो सब कुछ दिया है जो आपका बेटा हमें देना चाहता था। वैसे भी अमर का घर तो वो गांव है जहां देवयानी जाकर उनके अधूरे सपने पूरे करेगी। हमें क्षमा करें पापा जी। हाँ, हमारे इस छोटे से घर में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। देख लिया, तुमने इसे पढ़ने की इजाज़त दी थी ना। आज ये जो कुछ भी है उसके लिए तुम्हारा एहसान मानने की जगह उल्टे जवाब दे रही है। चलो चलते हैं हम। सरस्वती क्रुद्ध थी। क्षमा करें माँ, पापा जी और आप हमेशा हमारे पूज्य रहेंगे। पापा जी, आपने हमारी जो सहायता की उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अगर हम कभी आपके काम आ सकें तो प्रसन्नता होगी। बड़े विनम्र स्वर में कल्याणी ने अपनी बात कह दी। रहने दो, भगवान ना करे हमें कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़े। तुम्हारी औकात ही क्या है? चलिए जी चलें। मैं तो यहाँ पहले ही आना नहीं चाहती थी। सरस्वती का आक्रोश शब्दों में फूट पड़ा। चुप रहो सरस्वती, इसी अभिमान की वजह से हमने बेटा खोया, घर आई बहू और बेटी का निरादर किया। अब और एक शब्द भी मत कहना। हमें माफ़ करना बहू। देवयानी को देखने की साध थी, उसे हमारा आशीर्वाद देना। स्नेह विगलित कंठ से आशीर्वाद दे कमलकांत चले गए। कॉलेज से वापस लौटी देवयानी से कल्याणी ने सास ससुर के आगमन की बात बताई। देवयानी को निर्णय लेने में देर नहीं लगी। तुमने ठीक किया माँ, वो घर कभी हमारा था ही नहीं। एक एक पल हमने अपमान के साथ जिया। हाँ, बाबा के मन में ज़रूर कभी हमारे लिए दया उमड़ती थी, पर घर के बाकी सदस्य हमें सिर्फ नफरत की नज़रों से देखते रहे। ऐसे खून के रिश्तों के मुकाबले महिमा मौसी के साथ रिश्ते को मैं ज़्यादा बड़ा मानती हूँ माँ। ठीक कहती है देवयानी, तूने मेरे मन का भार हल्का कर दिया। चल, हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले। तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल है माँ? जानती हो, 1 साल बाद मैं पूरी डॉक्टर बन जाऊंगी। मेरे साथ तुम्हें भी एमए कर लेना है। घबरा मत, तुझसे पीछे नहीं रहूंगी, सहास से कल्याणी ने कहा। रोहित मेडिसिन की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन चुका था। न जाने क्यों पिता के नर्सिंग होम में काम करने की जगह वह अपने ही मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंस की तरह जॉब करने लगा। देवयानी पूछ बैठी, क्या बात है रोहित? अपने पापा के शानदार नर्सिंग होम छोड़कर तुम यहाँ जॉब क्यों कर रहे हो? कहीं अपने पापा से लड़ाई तो नहीं कर डाली? देवयानी ने परिहास किया। सच कहूँ तो इस कॉलेज में मुझे जो अनमोल रत्न मिला है उसे छोड़कर स्वर्ग जाना भी संभव नहीं है देवयानी। वैसे मैं क्या लड़ाका इंसान लगता हूँ जो अपने पापा से भिड़ जाऊँगा? रोहित हंस रहा था। अरे, इस जगह तुम्हें कोई रत्न मिल गया? कमाल की बात है। कहाँ है वो रत्न? देवयानी हंस रही थी। वो रत्न तुम हो देवयानी। कभी सोचा नहीं था यहाँ तुम जैसा हीरा मिल सकेगा। क्या? मुझ जैसी मामूली लड़की को तुम हीरा कह रहे हो रोहित? तुम नहीं जानती देवयानी तुम क्या हो। सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। लगता है तुमसे एक पल अलग रहना भी भारी पड़ेगा, बस इसीलिए यहाँ जॉब ले लिया है।
आई लव यू देवयानी। नहीं रोहित, ऐसा मत कहो, हमें डर लगता है। देवयानी जैसे घबरा सी गई। किससे डरती हो देवयानी? मुझसे या मेरे प्यार से? सच कहो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती देवयानी? रोहित की सवालिया निगाहें देवयानी के चेहरे पर गड़ी थी। हमें कुछ नहीं पता रोहित, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। हमारी ज़िंदगी का मकसद प्यार या शादी नहीं है। तुम्हारा मकसद ही मेरा मकसद होगा। तुम्हारे रास्ते में कभी बाधा नहीं बनूंगा, ये मेरा वादा है। रोहित गंभीर था। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। रोहित, तुम शान शौकत की दुनिया में पले बड़े हो। मैंने कांटों का रास्ता तय किया है। उस रास्ते पर तुम नहीं चल सकोगे। आजमा कर तो देखो देवयानी, तुम्हारे साथ कांटे भी फूल बन जाएंगे। ये बातें सच नहीं होती रोहित। जिंदगी की कड़वाहट प्यार व्यार को भुला देती है। कुछ भी कहो, मैंने तय कर लिया है, तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से न शादी करूँगा न प्यार। तुम ही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो और हमेशा रहोगी। सोचकर जवाब देना देवयानी। देवयानी को कुछ कहने का मौका दिए बिना रोहित तेज कदमों से चला गया। घर आई देवयानी को सोच में डूबा देखकर कल्याणी ने प्यार से वजह जाननी चाहिए। बिना कुछ छिपाए देवयानी ने रोहित के प्रस्ताव के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्याणी को अपना अतीत याद हो आया। अमर के प्रस्ताव को भी वह आसानी से कहाँ स्वीकार कर पाई थी। आज कल्याणी को साफ नजर आ रहा था रोहित और अमर में कितना साम्य है। शायद इसी वजह से रोहित के साथ देवयानी को घूमने फिरने की छूट उसने दे रखी थी। अमर की तरह ही रोहित देवयानी से सच्चा प्यार करता है। बेटी के माथे पर आई लटें प्यार से सहलाती कल्याणी ने कहा, सच्चा प्यार किस्मत से ही मिलता है देवयानी। अगर इस प्यार को ठुकरा दिया जाए तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। नहीं माँ, अभी मैं शादी या किसी भी दूसरे बंधन के लिए तैयार नहीं हूँ। इंटर्नशिप खत्म करके मैं पापा के गांव जाऊंगी। पापा का अधूरा सपना मुझे ही पूरा करना है। अब आगे कभी इस बारे में बात मत करना। बेटी के दृढ़ चेहरे को देखकर कल्याणी की और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। कल्याणी का एमए का रिजल्ट और देवयानी की एमबीबीएस की डिग्री एक साथ ही मिली। कल्याणी ने एमए परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी और देवयानी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। देवयानी के प्रोफेसर डॉक्टर राघव ने कहा था, मैं चाहता हूँ तुम रिसर्च वर्क करके कोई नई खोज करो। तुम जैसी ज़हीन लड़की साधारण डॉक्टर भर बन के रह जाए, ये ठीक बात नहीं है। थैंक्स सर। मेरी ज़रूरत एक ऐसे गांव में है जहां बरसों से मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। मुझे माफ़ करें, पर मैं वचनबद्ध हूँ। घर पहुंचने पर कल्याणी ने देवयानी को एक और खुशखबरी दी। कल्याणी के कार्यालय में निर्देशक के रिक्त पद पर कल्याणी की नियुक्ति की गई थी। माँ का चमकता चेहरा देखकर देवयानी का मन संतोष से भर उठा। ओ माँ, आज तुमने पापा के सपने साकार कर दिए। अब तो जिंदगी तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे तुम पर गर्व है माँ। गर्व तो मुझे भी अपनी बेटी पर है। मेरा सच्चा गौरव तो तू मेरी बेटी देवयानी है। माँ, मैंने गांव में चौधरी जी को चिट्ठी भेजी है। उन्हें लिखा है कि मैं गांव पहुंच रही हूँ, हमारा घर ठीक करा दें। तू क्या अकेली वहाँ रह सकेगी देवयानी? मैं भी तेरे साथ चलूँगी। मैं यहाँ की नौकरी छोड़ दूँगी। ना बाबा, ऐसा गजब मत करना। तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे चेतना केंद्र का क्या होगा? सुना है जल्दी ही गांव में औरतें अपना बैंक खोलना चाह रही हैं। हाँ देवयानी, जब से पारो और जमीला चाची पंचायत में आई हैं, चेतना केंद्र दिन ब दिन तरक्की ही करता जा रहा है। पारो इस साल मैट्रिक की तैयारी कर रही है। चंदन की मदद से पारो अपना काम आसानी से पूरा कर लेती है। चंदन बहुत समझदार युवक है। काश गांव के और भी पुरुष उसकी तरह समझदार होते। वैसे गांव के कई नौजवानों की सोच में बदलाव आया है। प्रधान जी का बेटा भी चेतना केंद्र की तरक्की में साथ दे रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ, अब मुझे जाने की तैयारी करनी है। समझ में नहीं आता तेरे बिना कैसे जी सकूंगी। कल्याणी उदास थी। तुम अकेली कहाँ हो माँ? यहाँ तो महिमा मौसी और चेतना का भरा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। अकेले तो हम अपने बाबा के घर में थे। उन बातों को भूल जा देवयानी। गांव में चौधरी काका की उम्र हो गई है, पर उनके साथ तेरे पापा को प्यार करने वाले और लोग भी तेरा ख्याल रखेंगे। इसी बात का संतोष है। कल्याणी ने गहरी सांस ली। हाँ माँ, ठीक कह रही हो। चौधरी काका ही क्यों,
गांव में पापा को प्यार करने वाले कम तो नहीं हैं। जो पापा को प्यार करते थे वो क्या उनकी बेटी को प्यार करेंगे? मेरी सहेलियां भी तो गांव में होंगी। रमा काकी, सुगना बुआ, सब हमें कितना प्यार करती थी। देवयानी पुरानी मीठी यादों में खो गई। अरे, अपने गोपाल भैया को भूल ही गई? तुझे पीठ पर बैठाकर गांव भर का चक्कर लगाता था। उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? पापा के सबसे बुद्धिमान छात्र थे। अब न जाने वो कहाँ होंगे। हाँ देवयानी, गांव छोड़े अरसा हो गया, न जाने कौन कहाँ होगा। घबराओ नहीं माँ, मैं नए रिश्ते जल्दी ही कायम कर सकती हूँ और पुराने रिश्तों को तोड़ भी आसानी से देती हो। क्यों, ठीक कहा ना देवयानी? खुले दरवाजे से अंदर आए रोहित ने कटु स्वर में कहा। अरे रोहित, तुम कब आए? तब ही जब तुम नए रिश्ते कायम कर रही थी। सॉरी रोहित, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मैं समझना नहीं चाहता। बस इतना बता दो, नए रिश्ते बनाने कब जा रही हो? कम से कम तुम्हें जाते वक्त अपनी शुभकामनाएं तो दे सकूं। चौधरी काका की चिट्ठी आते ही खबर करूंगी। रोहित, और प्लीज़ इतने कड़वे मत बनो। हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। इस कृपा के लिए एक बार फिर शुक्रिया। अब चलता हूँ। अरे बेटा, जब आए हो तो खाना खा कर जाओ। कल्याणी जैसे सोते से जागी। नहीं माँ, भूख नहीं है। रोहित तेजी से चला गया और कल्याणी उदास हो गई। देख रही है देवयानी, तेरे जाने की बात सुनकर रोहित का मुंह कैसा सूख गया है। खिले खिले चेहरे पर काली बदली छा गई है। तू शादी के बाद भी तो अपना काम कर सकती है। ओ माँ, फिर वही पुराना राग मत अलापो। जाते वक्त मेरा मूड तो मत खराब करो। देवयानी गांव जाने को तैयार थी। कल्याणी ने मंगल तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। देवयानी के लाख मना करने के बावजूद रोहित उसे गांव तक छोड़ने अपनी कार ले आया था। रास्ते भर रोहित चुप बैठा ड्राइव करता रहा। गांव में प्रविष्ट होते ही देवयानी चहक उठी। वो देखो रोहित, उस कुएं पर हम पापा के साथ पानी खींचकर मुंह धोते थे। ये हैंडपंप पापा ने लगवाया था। इस खेत के गन्ने हम खुद उखाड़ कर खाते थे। इस आम और सामने वाले अमरूद के फल तो हमने किसी और को खाने ही नहीं दिए। बरसात की हरियाली चारों ओर बिखरी पड़ी थी। ठंडी ठंडी हवा ने रोहित का मूड ठीक कर दिया। बच्चों सी उत्साहित देवयानी की ओर देखकर वह हल्के से मुस्कुरा दिया। थैंक गॉड, तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो आई। देवयानी खुश थी। अपने घर के सामने पहुंचकर देवयानी कुछ देर के लिए अपने को भूल सी गई। जीवन के 11 वर्ष उसने उसी घर में बिताए थे। आज भी दीवारों पर माँ के बनाए चित्र धूमिल होकर भी देवयानी की स्मृति में चमक रहे थे। कार रुकते ही लाठी टेकते चौधरी काका के साथ पूरा गांव उमड़ पड़ा। चौधरी काका के पांव छूती देवयानी की आंखें भर आईं। सुगना बुआ, रमा काकी देवयानी को सीने से लगाकर रो पड़ी। एकदम अपनी माँ जैसा रूप पाया है। हमारी कल्याणी को क्यों नहीं लाई बिटिया? आंचल से आंसू पहुँचती रमा काकी ने पूछा। माँ ठीक हैं, जल्दी ही आप सबसे मिलने आएंगी। बुआ, शन्नो, बसंती कैसी हैं? अरे उन सब की शादी हो गई, अपने अपने घर में खुश हैं। तुझसे मिलने आ रही होंगी, जमुना चाची ने सूचना दी। तेरे साथ तेरा दूल्हा है देवयानी? सुगना बुआ ने धीमे से पूछा। बुआ के धीमे से पूछे गए सवाल ने देवयानी के कान तक लाल कर दिए और रोहित के चेहरे पर शैतान मुस्कान तैर गई। नहीं बुआ, ये हमारे सीनियर डॉक्टर रोहित हैं। दोनों के लिए हर घर से खाना आया था। सब उन्हें अपना भोजन खिलाने की कोशिश कर रहे थे। रोहित उनके आतिथ्य से अभिभूत था। देवयानी के लिए घर में सभी ज़रूरी सामान की व्यवस्था कर दी गई थी। पिता की मेज़ कुर्सी की मरम्मत कराकर नया सा कर दिया गया था। अमर बेटे ने जो राह हमें दिखाई, हमने उस पर अमल करने की कोशिश की है बेटी। अब गांव में बिजली पानी की कोई कमी नहीं है। स्कूल में एक तुम्हारी उम्र की मास्टरनी आई है, बहुत अच्छी लड़की है। गदगद कंठ से चौधरी ने बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है काका, मैं जल्दी ही स्कूल जाकर टीचर से मिलूंगी। रोहित के वापस जाते वक्त देवयानी अचानक उदास हो आई। लगा कोई अपना अभिन्न उसे अकेला छोड़कर जा रहा है। तुम आते रहोगे ना रोहित? तुम कहो तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रह जाऊं, मुस्कुराते रोहित ने कहा। फिर वही बात, ठीक है जाओ, पर माँ की खोज खबर लेते रहना प्लीज़। ये भी क्या कहने की बात है, वो मेरी भी तो माँ है, गंभीर रोहित ने कहा। सॉरी, गलती हो गई। देवयानी ने अपने को काम में पूरी तरह डुबो लिया।
सुबह से देर रात तक वह रोगी देखती, घरों में जाकर औरतों को सफाई की शिक्षा देती। सब देवयानी को आशीष देते न थकते। अचानक एक दिन देवयानी के सामने उसकी सहेली सुष्मिता आ खड़ी हुई। देवयानी खुशी से लगभग चीख उठी। सुशी, तू यहाँ? हाँ देवयानी, मैं यहाँ स्कूल में टीचर हूँ। ठीक कहा जाता है, दुनिया बहुत छोटी है। मैं तो तुझे खो ही चुकी थी। एक बात बता, तू इस गांव में क्यों आई? देवयानी विस्मित थी। लंबी कहानी है देवयानी। इतवार को स्कूल बंद रहेगा, घर आ जाना, वहीं बैठकर बातें करेंगे। और हाँ, खाना मेरे साथ ही खाना। जरूर सुशी, अब तो इतवार का इंतज़ार कर पाना मुश्किल होगा। तुझे देखकर कितनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकती। ठीक है, मैं चलती हूँ, तू अपना काम कर। इतवार को जल्दी से नहा धोकर देवयानी सुष्मिता के घर पहुँच गई। सुष्मिता का घर स्कूल कंपाउंड में ही था। खपरेल के 2 कमरों वाले घर को सुष्मिता ने सादगी से सजा रखा था। देवयानी को वो घर बहुत अच्छा लगा। घर के काम करने के लिए एक हंसमुख लड़की कमली को देखकर देवयानी को पारो याद आ गई। चाय पीती देवयानी ने अपना सवाल फिर दोहराया। सुष्मिता, इस गांव में क्यों आई? बड़ी गंभीरता से सुष्मिता ने अपनी बात कही। मेरे पिता की इस गांव में डॉक्टर की तरह पहली पोस्टिंग थी। उनके घर एक आदिवासी लड़की महुआ खाना बनाने आती थी। महुआ के भोलेपन पर पिता रीझ गए और अपनी सीमा तोड़ दोनों एक हो गए। बात कहती सुष्मिता चुप हो गई। फिर क्या हुआ सुशी? क्या तेरे पिता ने महुआ से शादी कर ली? अगर ऐसा होता तो अपने पिता पर मैं गर्व करती, पर वह तो कायर निकले। महुआ ने जब उनसे अपने माँ बनने की बात बताई तो पिताजी रातों रात गांव छोड़कर शहर चले गए। ओह, फिर महुआ का क्या हुआ सुशी? महुआ पिताजी के घर के सामने बैठी उनका इंतजार करती रही। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। विक्षिप्तावस्था में ही उसने एक बेटी को जन्म दिया। एक दिन महुआ मृत पाई गई और उसकी बच्ची गायब थी। ये तो बड़ी करुण कहानी है सुशी। तुझे ये सब किसने बताया? देवयानी उदास थी। पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी डायरी मिली। वो भी अपने कृत्य पर शर्मिंदा थे। तू तो जानती है, मेरा कोई भाई नहीं। पिता के अन्याय का प्रायश्चित तो मुझे ही करना है। इस गांव की लड़कियों में महुआ की बेटी और अपनी बहन को खोजती हूँ देवयानी। सुष्मिता का कंठ भर आया। तू डॉक्टर बनकर भी तो यही कर सकती थी सुची। तेरे पापा तो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे ना? हाँ देवयानी, पिताजी को दंड तो नहीं दे सकती थी, पर उनकी इच्छा पूरी न कर एक तरह से उन्हें दंडित ही तो किया है देवयानी। देवयानी विस्मय से सुष्मिता के दृढ़ चेहरे को देखती रह गई। खाने का स्वाद ही जैसे बिगड़ गया। घर लौटकर देवयानी सोचती रह गई, कहाँ होगी महुआ की बेटी? न जाने किसके हाथ वो नन्ही बच्ची पड़ी होगी। अपने पिता पर देवयानी को गर्व हो आया। परिवार से निष्कासन सहकर भी उन्होंने माँ को अपनाया। सुष्मिता के प्रति उसके मन में अभिमान था। पिता की भूल का प्रायश्चित कर वह पुत्र का कर्तव्य निभा रही थी। अचानक एक दिन कल्याणी के साथ रोहित गांव आ पहुंचा। कल्याणी से लिपटकर देवयानी रो पड़ी। हे ब्रेव गर्ल, ये आंसू कैसे? माँ आई है तो खुशी मनाओ, रोहित ने मजाकिया अंदाज में कहा तो देवयानी हंस पड़ी। थैंक्स रोहित, माँ को लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा इनाम मिलेगा? क्या इनाम चाहिए? पहले वादा करो, जो मांगूं दोगी। चलो वादा किया, पर ऐसी चीज़ मत मांग बैठना जो दे ना सकूं। ये गांव है, समझे? मंजूर, वही मांगूंगा जो सिर्फ तुम दे सकती हो। ठीक है, मांग कर देखो, ज़रूर मिलेगा। मुझे स्वीकार कर लो देवयानी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम इस गांव को अपनी कर्म भूमि बनाए रखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब समय मिलेगा हम मिलते रहेंगे। ये तो तुमने ऐसी चीज़ मांग ली जिसे मैं पहले ही अस्वीकार कर चुकी हूँ। अभी तुमने वादा किया है, जो चाहूँगा मिलेगा। माँ साक्षी हैं, अब तुम वादा तोड़ नहीं सकती। रोहित ठीक कह रहा है देवयानी, मुझे खुशी है। तूने अपनी सेवा से गांव वालों का दिल जीत लिया है। जिंदगी में और भी दायित्व पूरे करना तेरा फर्ज है। रोहित से अच्छा पति नहीं मिल सकेगा। अच्छा, ये तुम दोनों की मिली भगत है, इसीलिए रोहित तुम्हें यहाँ लाया है? जी हाँ, एक बिगड़ी हुई लड़की को उसकी माँ ही संभाल सकती है। ठीक कहा ना माँ? कल्याणी की मुस्कान पर देवयानी चिढ़ गई। वाह माँ, कुछ ही दिनों में बेटी को भुलाकर बेटे को अपना बना लिया। अब ये तो बेटे के गुण पर निर्भर करता है। मैं एक समझदार सुलझा हुआ बेटा हूँ।
ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। आत्म प्रशंसा से बड़ा दुर्गुण दूसरा नहीं है, जानते हो ना। चलो, तुम वादा तोड़कर हार तो गई। नहीं रोहित, मेरी बेटी वादा कभी नहीं तोड़ सकती। ये गुण इसे अपने पिता से विरासत में मिला है। ठीक कहा ना देवयानी? माँ, अब तुम भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। हाँ, कल जिला कलेक्टर का गांव का दौरा है। मुझे अपने स्वास्थ्य केंद्र को ठीक करना है। वाह, इस काम में तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चलें? दूसरे दिन कलेक्टर के रूप में जो युवक कार से उतरा, उसका चेहरा देवयानी को बहुत परिचित लगा। नाम सुनते ही देवयानी की स्मृति में गोपाल नाम का वह लड़का कौंध गया, जिसकी पीठ पर बैठकर वह घंटों गांव के चक्कर लगाती थी। गोपाल भैया, आप गोपाल भैया हैं ना? मेरी याद है, मैं देवयानी, अमरकांत जी की बेटी। देवयानी, तू इतनी बड़ी हो गई? जब मुझे पता लगा कि गांव में देवयानी नाम की डॉक्टर आई है, तब से मन में तुझसे मिलने की इच्छा थी। पापा ठीक कहते थे, आखिर तुम कलेक्टर बन ही गए। ये सब उन्हीं का प्रताप है। बचपन से कुछ कर गुजरने की इच्छा उन्होंने ही पैदा की थी। माँ कैसी है देवयानी? माँ एक अब शक्ति संपन्न महिला बन गई हैं। आज वो यहाँ आई हुई हैं, मिलोगे? उनके चरण छुए बिना कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे स्वास्थ्य केंद्र देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जो भी सामान चाहिए मैं व्यवस्था करा दूंगा। तुम्हारी सहायता के लिए जल्दी ही 2 नए डॉक्टर भी आने वाले हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। गांव के स्कूल में मेरी सहेली सुष्मिता टीचर है, उसकी भी मदद कर देना भैया। तुम सुष्मिता जी को जानती हो? मैं पहले से ही उनकी मदद करता आ रहा हूँ। तुमने देखा नहीं, स्कूल की इमारत और फर्नीचर कितना अच्छा है। जब तुम छोटी थीं तो टाट की दरी पर बच्चे बैठते थे। गोपाल हंस पड़ा। कल्याणी के पांव छूकर गोपाल ने आशीर्वाद पा लिया। पुरानी यादों में काफ़ी रात हो गई। कल्याणी के अनुरोध पर गोपाल ने खाना भी खा लिया। रोहित का परिचय पाकर गोपाल हल्के से मुस्कुरा दिया। देवयानी के कान में धीमे से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी पसंद है। देवयानी फिर लाल पड़ गई। कल्याणी और देवयानी से विदा लेते गोपाल ने कार स्कूल की ओर मोड़ दी। सुष्मिता उसे आया देखकर चौंक गई। कहिए, स्कूल कैसा चल रहा है? सुना है शाम को खाली वक्त में आप औरतों को भी पढ़ाती हैं। मुस्कुराते हुए गोपाल ने पूछा। जी, वक्त तो काटना ही पड़ता है। अगर कुछ और सुविधाएं मिल जाती तो अच्छा होता। कुछ संकोच से सुष्मिता ने कहा। आप हुक्म कीजिए, सब कुछ आ जाएगा। आप जैसी टीचर का होना हमारे गांव वालों के लिए सौभाग्य है। शुक्रिया। यहाँ के लोगों से जो प्यार और अपनापन मिलता है, वो मेरी भी तो खुशकिस्मती है। आप तो बहुत कुछ डिज़र्व करती हैं सुष्मिता जी। आज चलता हूँ, आता रहूँगा। यहाँ मेरी मुँह बोली बहन देवयानी आपकी सहेली है। आपका वक्त उसके साथ अच्छा बीतेगा। बाय। रोहित के साथ शहर लौटती कल्याणी ने देवयानी को अकेले में बहुत समझाया। अब वह सेटल हो चुकी है। स्वास्थ्य केंद्र में बाहरी भीड़ के बीच भी देवयानी के चेहरे पर थकान का चिन्ह तक नहीं आता। अब उसे रोहित के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। रोहित को छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। कल्याणी की बातों में सच्चाई थी। अकेला जीवन काटने में उसके साथ उसकी बेटी देवयानी थी, पर देवयानी के सामने कौन है? माँ के चले जाने के बाद देवयानी सोच में पड़ गई। इतने दिनों में वह जान गई थी रोहित ने उसके दिल पर अधिकार कर लिया था। वह मन ही मन उसे चाहने लगी थी। सुष्मिता के सामने जब उसने अपने मन की बात रखी तो उसने भी कल्याणी की ही बात का समर्थन किया। अगर रोहित को देवयानी के गांव में रहने पर आपत्ति नहीं, तो देवयानी के पास उसका प्रस्ताव ठुकराने का क्या कारण हो सकता है? बड़े संकोच से सुष्मिता ने बताया। गोपाल ने उसके सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा है। वह सुष्मिता से अक्सर मिलता रहा है। देवयानी खुशी से सुष्मिता से लिपट गई। अब वह उसे भाभी कहेगी। सुष्मिता ने कल्याणी के पास देवयानी की रोहित के साथ विवाह की स्वीकृति भेज दी। खत पाते ही रोहित और कल्याणी आ पहुंचे। देवयानी ने गोपाल को भी फोन करके बुला लिया। पूरी बात सुनते ही गोपाल ने एक शर्त रख दी। अपनी बहन की शादी के लिए मेरी एक शर्त है। देवयानी की बारात इसी गांव में आएगी। ये गांव देवयानी के पिता की कर्म भूमि थी, अब देवयानी का भी कर्म क्षेत्र है। 100 बार मंजूर है साले साहब। कहिए तो बारात चांद तक ले जाऊं?
एक शर्त मेरी भी है, गोपाल भैया को हमारी सुष्मिता से शादी करनी होगी। ये शादी माँ के घर से होगी। देवयानी ने मुस्कुराते हुए गोपाल की मनचाही शर्त रख दी। शर्त मंजूर की जाती है, पर पहले शादी बहन की होनी चाहिए, वरना ननद भाभी में झगड़ा होगा। ननद के ससुराल जाने के बाद कोई खतरा नहीं रह जाएगा। गोपाल के परिहास पर सब हंस पड़े। गोपाल के साथ पूरा गांव देवयानी की शादी की तैयारियों में जुट गया। 7-8 दिन पहले से रात रात भर नाच गाकर औरतों ने गांव को गुलजार कर दिया। कल्याणी के अनुरोध पर देवयानी के बाबा दादी और शशिकांत भी विवाह में सम्मिलित होने आ गए। देवयानी का सम्मान देख उनका हृदय गर्व से फूल उठा। अमर के लोग पूजा करते थे। सरस्वती के मन का मैल दूर हो गया। देवयानी को सीने से लगाकर वह रो पड़ी। ये वही लड़की थी जिसे एक गिलास दूध को उन्होंने तरसाया था। बाबा दादी का प्यार पाकर देवयानी की आंखों से भी गंगा जमुना बह निकली। नियत दिन धूम धड़ाके के साथ रोहित की बारात आई। मेडिकल कॉलेज के बहुत से साथी बारात में भांगड़ा करते नाच रहे थे। नीता भी शादी में शामिल होने आई थी। गांव वालों के आतिथ्य ने बारातियों को गदगद कर दिया। देवयानी और रोहित परिणय सूत्र में बंध गए। गांव की परंपरा अनुरूप उनकी मधुयामिनी गांव में ही संपन्न होनी थी। सुष्मिता ने बेले और रजनीगंधा की लड़ियों से कमरा सजाया। गोपाल ने धीमे से पूछा, हमारी सुहागरात में हमारा कमरा कौन सजाएगा? अपनी पसंद बता दो, पहले से ही तैयारी करा लूँगा। धत, हम बात नहीं करेंगे। सुष्मिता लजा गई। जिंदगी भर साथ रहना है, क्या मौन व्रत रखोगी? गोपाल हंसता हुआ चला गया। सूर्योदय की चिड़ियों की चहचहाहट ने देवयानी और रोहित को जल्दी जगा दिया। दूर कहीं कोयल बोल रही थी। आम्र मंजरियों से सुवासित हवा उन दोनों को छू गई। आंखें खोल रोहित ने देवयानी को अपने बाहुपाश में जकड़ना चाहा, पर देवयानी छिटक गई। तुमने कभी गांव की भोर देखी है रोहित? यहाँ का सवेरा कोयल में बोलता है, सुन रहे हो? मैं तो बस अपनी देवयानी को देख सुन रहा हूँ। इधर मेरे पास आओ प्लीज़ रोहित, थोड़ी देर को इस खिड़की के पास आ जाओ। तुमने ऐसा सूर्योदय कभी नहीं देखा होगा। जबरन रोहित को बिस्तर छोड़कर उठना पड़ा। पूरब से चमकता लाल सूरज उभरता आ रहा था। गांव जैसे लाल सुनहरे रंग में रंग गया था। जानते हो रोहित, जब मैं छोटी थी सूरज को मुट्ठी में पकड़ने की जिद करती थी। तब पापा कहते थे, अगर अपनी शक्ति और अपने पर विश्वास रखो तो सूरज ज़रूर मुट्ठी में आ जाएगा। पापा की उस बात का मतलब समझती हो देवयानी? सच, उनका कहना कितना सार्थक था। क्या मतलब था रोहित? भोलेपन से देवयानी ने पूछा। उनके कहने का मतलब यही था, अपने विश्वास और मेहनत से अपने लक्ष्य पा लेने का अर्थ सूरज को मुट्ठी में कैद कर लेना ही तो होता है। आज उनकी देवयानी ने सचमुच सूरज को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। तुम कितने अच्छे हो रोहित। पापा की बात की व्याख्या कितनी अच्छी तरह की है। शायद मैं उनकी बेटी होकर भी उनकी बात नहीं समझ पाई। अरे, उनकी बेटी तो स्वयं चमकता सूरज है, जिसका उजाला दूर दूर तक फैल रहा है। प्यार से देवयानी की ठोड़ी उठाकर रोहित ने कहा। देवयानी ने शर्माकर रोहित के सीने में सिर छिपा लिया। उगते सूर्य की रश्मियाँ कमरे में अनुराग का रंग छिटका गईं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।